सुधांशु जी, पहला प्रश्न आप ही से है और वो ये है कि जिस तरह से तनाव इस पूरे इलाके में फैल रहा है, ईरान अमेरिका के खिलाफ, ईरान हवा दे रहा है हमास को, ये अब बात किसी से छिपी नहीं है। खुलकर कहते हैं अयतुल्लाह खुमैनी कि हम, मेरा हाथ तो नहीं है इस आतंकी हमले में 7 अक्टूबर के, लेकिन हम उनका हाथ चूमना चाहते हैं जिन्होंने इसे अंजाम दिया। ऐसे में जो ये खून खराबा, एक तरफ नेतन्याहू का बदला, दूसरी तरफ ईरान का हवा देना, तीसरी तरफ अमेरिका के युद्धपोत यहां पर पहुंचना, इस पूरे इलाके में जो ये तनाव फैल रहा है उसे किस तरह से देख रही है भारत सरकार और आप? देखिए, इस पूरे इलाके में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, अगर आप इसको समझें तो इसका मूल कारण ये था कि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। G20 में आपको ध्यान हो, सऊदी अरब के प्रिंस यहां एक दिन एक्स्ट्रा रुके भी थे, यूनाइटेड अरब अमीरात, और उसमें मुख्य रूप से हाइफा बंदरगाह जो इजराइल का है, ये उसमें सबसे प्रमुख भूमिका में था। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल से संबंध स्थापित कर लिए थे, सऊदी अरब संबंध स्थापित करने जा रहा था। यह बात मुस्लिम वर्ल्ड के कुछ देशों को नागवार गुजर रही थी। जैसे ईरान और टर्की की अलग प्रतिस्पर्धा है सऊदी अरब से, आज से नहीं जमाने से है, वो शिया सुन्नी का एंगल है और बाकी टर्की की खलीफत और इस्लाम के सेंटर का एंगल है। इसकी वजह से ये सबको दिखाई पड़ रहा है कि बगैर प्रोवोकेशन के ये घटना शुरू हुई। बगैर प्रोवोकेशन के घटना होने के बाद अब जो परिस्थिति पैदा हुई है, तो मुझे लगता है कि इसमें वो देश कामयाब होते नजर आ रहे हैं कि वो मजहबी आधार के ऊपर एक पोलराइजेशन करने में सफल हो रहे हैं, और जो अब्राहम एक्कॉर्ड साइन होने वाला था वो अब रुक गया। इसमें संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि इससे सबसे बुरा प्रभाव चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव में पड़ने वाला था, तो कहीं बैकग्राउंड से उनका भी हाथ हो, तो इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर वो इसके सबसे बड़े लाभार्थी होने जा रहे हैं। अब ये इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक परीक्षा है। क्यों? देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड का जो भी आज बेस है वो पेट्रोलियम के ऊपर है, और पेट्रोलियम की टेक्नोलॉजी 20-25 साल से ज्यादा की नहीं रह गई है। अब 20-25 साल बाद अगर उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रोवाइज करनी है, तो इन्हीं देशों के साथ आपको संबंध बनाना होगा जो समझदारी यूएई और सऊदी अरब दिखा रहे थे, मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के शासक लोग दिखा रहे थे। अगर आप ये लड़ते हैं तो भविष्य में आप अपने लिए और बड़ी चुनौती का सामना करेंगे। ये समझ लीजिए, मजहबी मकड़ जाल से मुस्लिम वर्ल्ड निकल पाएगा नहीं, ये एक चुनौती। और मैं एक और बात कह दूं, आज ये जो मिडिवल एज के आधार के ऊपर, संख्या बल के आधार के ऊपर हम लड़ लेंगे, हम ये करेंगे, इस ढंग की भावनाओं और उन्माद में बहाने से बचना चाहिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, एटम बम आ गया, उसके बाद यूरोप से पावर सेंटर अमेरिका शिफ्ट हो गया था। होंगे यूरोप के पास कितने भी टैंक्स होंगे, फाइटर प्लेन्स होंगे, यहां डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हो, सब बेकार हो गए। अब बताइए, आज कोविड को लेके ये भी थ्योरी है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है। अब वॉरफेयर किस लेवल पे जा रहा है, और आप मिडिवल में के माइंडसेट में करें, गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये मेरे विचार से मुस्लिम वर्ल्ड की दो विचारधाराओं के बीच की एक परीक्षा है, लेकिन कि अंततः ये किस में जाएगा। जो नेतन्याहू कर रहे हैं, क्या उसको कैसे सही ठहराया जाए? क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं ना कि सिविलियन कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा हो रही है सुधांशु जी, तो इधर से भी बदला कब तक, कहां तक, कितनों के मारे जाने तक, गाजा में एंट्री तक, क्योंकि और वो रेड लाइन है गाजा में एंट्री, मतलब फिर लेबनान, हिजबुल्लाह, वहां से पूरी तरह से अब फ्रंट खुल चुका है। इधर से सीरिया हो, ईरान हो, सब रेड लाइन मांग रहे हैं। अगर सिविलियन नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो सिविलियन है, वो सही है क्या? सिविलियन कैजुअलिटीज कहीं पर भी हो बहुत दुखद है, और जो फिलिस्तीन में हो रहा है उनके भी लोगों के ऊपर जो परेशानियां हैं, वो कष्ट हैं, वो दुखद है। परंतु इजराइल ने तो मौका दिया ना कि बाहर चले जाइए साउथ में। दूसरी बात, सर कहां जाएंगे? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कहां जाएंगे? रफा बॉर्डर ही नहीं खुला है अभी तक। अब सुनिए, मैं एक ऑन द लाइटर नोट एक बात कहता हूं। मैंने बचपन में मुस्लिम भजन भी बहुत सुने। उसमें एक भजन था कि ऐ मोमिनो सुनो ये जरूरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। उसका आखिरी लाइन थी कि हर बंदा फिर दामने रहमत में आ गया, और इस्लाम उसके बाद फिर जहां पे छा गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, जो एडजॉइनिंग नेशंस हैं, वो अपना दामने रहमत क्यों नहीं खोल रहे हैं कि भाई मेरे साथियों, हम तुम मजहब के एक हैं, तुम्हारे दुख दर्द में हम साथ। चलिए, वो कह रहे हैं हम इधर नहीं लेना चाहते, वो खाली कर देगा तो इजराइल की बात। चलिए भाई, मुझे एक इस्लामिक कंट्री बता दीजिए जिसके दवाइयों से लैस हवाई जहाज उसके एयरपोर्ट पे टेक ऑफ करने के लिए खड़े हों कि मुझे परमिशन मिले, मैं गाजा में जाकर ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा हूं। वो भी नहीं। इसका मतलब बहुत साफ है
कि जो अपने ही लोगों के साथ के दुख दर्द के साथ उनको एहसास नहीं है, यहां पर किसी को किसी के दर्द के साथ एहसास नहीं है, सबको केवल अपनी सियासत के साथ एहसास। और सबसे ज्यादा विचित्र बात मुझे अंजना जी ये लगती है, अभी आपने बताया ईरान की बात, तो यहां डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एक स्टैब्लिश थ्योरी है कि 1981 में इराक का जो न्यूक्लियर रिएक्टर जब उड़ाया था इजराइल ने, उसकी लीड ईरान ने दी थी, क्योंकि ईरान इराक में लड़ाई थी और ईरान को डर था कि उसने इराक कहीं ऐसा न कर दे। यानी तब ईरान को इजराइल का साथ लेने में भी गुरेज नहीं था। आज सऊदी अरब उनके साथ है, यानी यहां किसकी किससे यारी है इसमें किसी को समस्या नहीं है। बस हिंदुस्तान में चंद कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों की मारामारी है, ये समस्या है। ठीक है, चलिए इंटरनल पॉलिटिक्स बाद में बात करेंगे। विशंबर दयाल साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के तौर पर आपको बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री की स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या लग रही है? हमास का अंत करके ही मानेंगे, अपनी सेना को कह रहे हैं कि अब आप गाजा देखे रहे हैं, अब क्या है, मतलब कितने लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पश्चिमी देश में भी, अमेरिका में, ब्रिटेन में जो इजराइल के साथ है, वो भी पूछ रहे हैं कि सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगी नहीं होगी मर्डर, मतलब जो डेथ्स हो रही है उसमें। उन आपके 1400-1500 मारे गए, उधर आप कितना मार के बोलेंगे कि अब हमने बदला ले लिया? देखिए अंजना, हमें समझना पड़ेगा कि नेतन्याहू की जो मेंटल मेकअप है और जो उनकी आज की जो हालात हैं, उनके अंदरूनी हालात, वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में काफी फंस चुके थे और देयर वाज ए इंटरनल स्ट्राइफ। तो मैं समझता हूं, और फिर उसके ऊपर से इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, तो नेतन्याहू जो है उनके दिल पर, उनकी आत्मा पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है कि पहले तो आपने हालात क्रिएट कर दिए जहां अनस्टेबिलिटी, फर्स्ट टाइम इजराइल में ऐसा था कि लोकल के अंदर स्ट्राइफ थी, मतलब उनकी जुडिशरी, उनकी मतलब एक डिसकंटेंट था बहुत बड़ा। उसके बाद आपने एक अपॉर्चुनिटी दे दी हमास को कि उसने आपकी इतनी बड़ी कैजुअलिटीज कर दी और इतने बंधक बना लिए, इतने लोगों को बंधक बना लिया। तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ इजराइल और हमास का गेम नहीं है, कोई बड़ा खिलाड़ी है जिसने हमास को इस रोजी पाथ पर ले आया है और जिसने एक मौका दे दिया है। ईरान, देखिए मेरा मानना ये है, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका ईरान जो है, देखिए ईरान और चाइना जो है ना, ये लोग नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करते हैं जब आग लग जाए। इनमें इतनी, ईरान में इतना दम नहीं है कि वो इतनी मतलब बड़ी उसको स्टार्ट करवा दे। स्टार्ट किसी और ने करवाया है, लेकिन अब वो उसका पूरा फायदा उठाएगा। चीन के कुछ और मुद्दे हैं। अगर चीन का स्टार्ट कराया है, चीन का मैं हार्डलाइनर क्रिटिक हूं और चीन को मैं सबसे ज्यादा, लेकिन स्टार्ट कराने में चीन का हाथ नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। ईरान नहीं, ईरान और चीन तो किसका है? आप इस नो, रूस बिल्कुल नहीं, तो फिर रूस इस टाइम पर आता। कौन? देखिए, हमास को कोई नहीं चाहता, सब हमास को उड़ाना चाहते हैं। हमास को तो आज के दिन पैलेस्टीनियंस भी नहीं चाहते। पैलेस्टीनियन जो फतेह है, उसके हमास के पिछले 15 साल से रिश्ते वेस्ट बैंक में है, गाजा पट्टी में, तो अब पर गाजा पट्टी से फतेह को निकालने वाला तो हमास है ना। हमास ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को बिल्कुल कर दिया, वो भी नहीं कर सकते। इसमें एक ऐसी चाल है जो कि अब जैसे ग्रैंड स्ट्रैटेजी, मैंने एक दिन आपको मैं बोल रहा था उस टाइम पे, जैसे ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी कि एलटीटी का सफाया कैसे करें। जब भारत की सेना नहीं कर पाई तो श्रीलंका कैसे सफाया करे। तो एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाई गई, पीस अकॉर्ड हुए, उन्होंने इनवाइट किया। इसी तरह से बहुत दिन से, मैं समझता हूं 3-4 साल से हमास भी प्रिपरेशन में था और इजराइल भी प्रिपरेशन में था। और किसी इंटेलिजेंसीज ने, ग्लोबल इंटेलिजेंसीज बहुत है, मेरे ख्याल में कुछ हमास को ऐसी इनपुट दी लगती है कि भाई अब तुम्हारी विक्ट्री है, और अब जो विक्ट्री अल्टीमेटली हमास के फिनिश करके रहेगा, इजराइल हमास को बिल्कुल मिटा के रहेगा। नेतन्याहू, उसकी स्ट्रैटेजी है, उसकी टैक्टिक्स है और उसको किसी की चिंता नहीं है। देखिए, बिल्टअप एरिया है, कैजुअलिटीज होंगी, लेकिन प्रोलॉन्ग वॉर करेगा। सिवाच, इतनी कोशिशों के बावजूद आईसिस को काफी हद तक कंट्रोल किया, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। हमास को खत्म कर देंगे बेंजामिन नेतन्याहू, क्या ये मुमकिन है? देखो अंजना, इसके अलावा अभी नेतन्याहू के पास कोई चॉइस नहीं है। ये सच्चाई है, हमास को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा इजराइल और इसकी प्रिपरेशन कर रहा है। अब आप देखें कि ग्राउंड अटैक होगा, मगर कब होगा ये समय बताएगा, क्योंकि 2-3 बातें हैं।
एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज हमास के पास 200 के करीब हॉस्टेजेस हैं जो कि एक प्रकार से इजराइल के हैं। अगर वो एकदम अभी अटैक कर देता है और हमास इनको मारना शुरू कर देता है तो फिर इजराइल बैकफुट पे आ जाएगा। और दूसरा, उसको मालूम है कि इतना आसान नहीं होगा ग्राउंड पे अटैक करना, स्पेशली पैलेस्टाइन में जहां पर हमास ने एक टनल डिफेंसेस बना रखे हैं, उनकी नॉलेज बहुत कम है, मल्टी टियर डिफेंस है, तो इसलिए वो और ज्यादा इंटेलिजेंस लेना चाहता है, इसकी प्रिपरेशन करना चाहता है। तीसरा, वो चांस देना चाहता है कि किसी तरीके से कोलैटरल डैमेज कम हो, और उसमें तभी होगा जब ये पैलेस्टाइन वहां से चले जाएं, क्योंकि सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होगा अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है, जो खिंचेगी अगर इजराइल अंदर जाएगा और इजराइल जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो भी इनकी हमास की टनल डिफेंसेस वगैरह हैं वो बिल्टअप एरिया में हैं, वहां पर रियासी इलाके हैं, तो जब इजराइल वहां पर जाएगा, इजराइल फायर करेगा तो ये मुमकिन है कि वहां पर पैलेस्टाइन की कैजुअलिटी होंगी, और जितनी कैजुअलिटी ज्यादा होंगी दिस विल बी डिसएडवांटेज टू इजराइल एंड एडवांटेज टू बात पूछूं आपसे। हाँ, कतर में जाकर रहते हैं हमास के जो हेड्स हैं, आप कैसे हमास का अंत कर देंगे? देखो ये सच्चाई है, मैं मानता हूं कि हमास के जो खुद थोड़ी उतरते हैं, वो तो एक सोच को फैलाते हैं। हाँ, वो तो उकसाते हैं, भड़काते हैं। जो टॉप लीडरशिप है हमास की, वो तो कतर जैसे छोटे से मुल्क में अपनी रईसी में रहते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी तो बात कैसे आप हमास का अंत कर देंगे वहां पर बॉम्बार्डमेंट करके? देखो अंजना, यही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ, ये सच्चाई है कि हमास की टॉप लीडरशिप हो सकता है गाजा पट्टी में ना हो, मगर अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है हमास की गाजा पट्टी में, उसको साफ करने के लिए ग्राउंड अटैक करना ही पड़ेगा। अगर ग्राउंड अटैक नहीं करता है इजराइल तो फिर तो उसका जो ये सारा ढोंग था ये खत्म, क्योंकि वो क्या बताएगा अपने लोगों को, क्या जवाब देगा? तो ये पॉलिटिकल है ना, यही तो मैं पूछ रही हूँ। अंजना एक चीज थोड़ा मैं ये बताना चाहता हूँ। नहीं, आप मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे रहा। स्ट्रैटेजी क्या है नेतन्याहू की? हमास का, एक सेकेंड, हमास का अंत, हमास की टॉप लीडरशिप कतर जैसे अन्य देशों में बैठी हुई है, यमन में कुछ है, ये फिर कैसे आप अंत करेंगे हमास का? फिर तो आप, एक सेकेंड, आप सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए आप लगातार पूरे नॉर्थ गाजा को आप बम्बार्ड करेंगे, आपके टैंक्स घुसेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आपका एंड गोल क्या है? वो तो अचीव ही नहीं हो रहा। आप हमास का अंत तो कर ही नहीं पा रहे। आप इंटेल से अगर उनके टॉप कमांडर्स जो बैठे हुए कतर में, यमन में, अगर उनको मार पाए तब तो आप हमास का अंत करेंगे, वरना आप तो एक जमीन में एक तरह से कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं जिसमें आप कुछ कमांडर्स को तो मार रहे हैं हमास के, लेकिन आम लोग भी मर रहे हैं। हाँ, मैं गलत कह रही हूँ क्या? देखो ये सच्चाई है जो आप बता रहे हैं अंजना, मगर इसके अलावा चॉइस नहीं। देखो आपने ये कहा कि भाई अगर वो मिलिट्री लीडरशिप को नहीं मार सकती तो फिर अंदर बढ़ने का फायदा क्या? अभी भी जो उसकी सेकेंड, थर्ड और टियर की डिफेंसेज हैं वो हमास की अभी भी गाजा पट्टी में है, और मुझे लगता है आपके पॉइंट में दम है कि जो टॉप लीडरशिप जो बैठी हुई है गाजा के अलावा कतार, सीरिया वगैरह में, उसको भी ये टारगेट करेंगे। वो भी उनके पास स्ट्रेटेजी बनाई है। मेरा मतलब है नेतन्याहू का इरादा है कि हमास को जड़ से खत्म करना। अब कैसे होगा ये तो समय बताएगा, मगर अब इन्होंने इरादा बना लिया है कि इन्होंने ग्राउंड अटैक करना है, और टॉप लीडरशिप जहां पर भी है उसको गिन गिन के, चुन चुन के। आपका क्या टेक है इस पे? जिस स्ट्रैटेजी पर नेतन्याहू बढ़ रहे हैं वो स्ट्रैटेजी क्या है? उसका एंड गोल क्या है और उनका रास्ता सही है क्या? देखिए, रास्ता सही है गलत ये मानवीय आधार पर तो सबको पता है कि क्या है, गलत है ये रास्ता, क्योंकि हिंसा से हिंसा और बढ़ती है, हिंसा से जो है हिंसा समाप्त नहीं होती। पहला रूल नंबर ये। दूसरी बात, जहां तक समीकरण की बात है तो समीकरण जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, और नेतन्याहू चाहते हैं कि जो उनके खिलाफ एक भावनात्मक जो है विरोध हो रहा है, उनके खुद के लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि नेतन्याहू की नीतियों की वजह से ये हमला हुआ और ये हमला नहीं होना चाहिए था। पहले उनको उस सेंटीमेंट को पर जो है रोक लगाना है, और मजबूरी उनकी ये है कि हमास पर जो हमले हैं उसको जारी रखना ही होगा। जहां तक बात है ग्राउंड असॉल्ट की, ऑफेंसिव की, मुझे लगता है थोड़ा समय और लगेगा, क्योंकि जो हमास में जो अली का जो हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ और 500 लोग मारे गए, इसमें पूरा विश्व उनके खिलाफ जो है दिखाई पड़ा। जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि भाई वहां पर बच्चों को, बूढ़ों को, मरीजों को मारा गया। हालांकि अगर ध्यान दें कि जिस स्थान पर दवाइयां नहीं है, खाने की वस्तुएं नहीं है, फ्यूल नहीं है, बिजली नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो वहां 500 मरीज क्या कर रहे थे?
तो निश्चित रूप से जो मानव शील्ड बनाकर एक कवच का प्रयोग जो किया जा रहा था, उसका एक उदाहरण है ये मात्र। तो जहां तक बात है, अभी सेंटिमेंट को कंट्रोल करने के लिए इजरायली जो पॉपुलेशन, उसकी सेंटिमेंट के लिए जरूरी है कि ये हमला जारी रखें। ठीक है रीना जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। रीना पुष्करना हमारे साथ सीधा इजराइल से जुड़ रही हैं, उनके पास चलेंगे। दर्शन सिंह नागी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मेंबर है कंजर्वेटिव पार्टी के यूके से। दर्शन जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए ब्रिटेन भी मदद कर रहा है, ब्रिटेन साथ खड़ा है, ऋषि सुनाक गए, जो बाइडेन भी बहुत पैसा भी पंप इन कर रहे हैं, उनके हथियार पहुंच रहे हैं वहां पर एक के बाद एक। क्या नेतन्याहू का जो एंड गोल है वो अचीवेबल दिखता है? अब तो 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त निकल चुका है, क्या वो एंड गोल अचीवेबल लगता है? और जिस स्ट्रैटेजी पर वो आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है हमास का अंत हो जाएगा? और कहां तक आप इस जंग को जाते हुए देख रहे हैं? जहां तक हमास का एंड है वो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि उनके लोग डिफरेंट कंट्रीज में, दूसरे देशों में बैठे हुए हैं, वो एक जगह पे नहीं है। तो इनको बहुत लंबा टाइम लगेगा और मुझे नहीं लगता कि वो खत्म होगा। इट विल नॉट फिनिश। अभी मैं दो चीजें पहले बता दूं। एक, हमारे भाई साहब पहले बोल रहे थे, वो ये नहीं बता पाए कि ये गेम किसने शुरू की है। मेरे हिसाब से, मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूं, ये अमेरिका की गेम है। उनको कहीं ना कहीं लड़ाई चाहिए ताकि उनका असला, उनका बारूद, उनका सामान बिक सके। ओके, दूसरा पॉइंट, ये जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अपने बॉर्डर नहीं खोल रहे हैं इनको लोगों को लेने के लिए। उनका फाइनल डेस्टिनेशन यूरोप है इन लोगों का। ओके, सो दे वांट दीज पीपल टू गो टू यूरोप। यूरोप में उनको फ्री घर मिल रहा है, फ्री पैसा मिल रहा है रहने के लिए, खर्चने के लिए, एंड in the end they will get the citizenship of those countries। अभी तीसरी बात, ये जो है हमारा ऋषि जी ने जो कहा है, वो ऋषि जी का मतलब डेफिनेट है कि वो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। जितना यूरोप है, जितने यूरोपियन कंट्रीज है या व्हाइट पीपल्स कंट्रीज जो है, वो अमेरिका के पिट्ठू हैं। वो जो अमेरिका करता है उनके साथ वो 100% सहमत रहते हैं। सो ये चीजें हैं, इनको मतलब एक मिनट में ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। बहुत नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और जनरल पब्लिक का होगा, क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह है, हमास है, ये छुपे हुए हैं, ये सामने आके तो लड़ नहीं सकते हैं, इनमें हिम्मत ही नहीं है। आज तक इन्हें यही किया है, जहां भी गए हैं छुप के वार करते हैं, भाग जाते हैं। 200 बच्चों को, औरतों को, बूढ़े लोगों को पकड़ के ले गए हैं, उनकी क्या जरूरत थी? और जो उन्होंने कत्लेआम किया, दैट इज बियॉन्ड एनीथिंग। वो मतलब उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है इन्हें जितना किया है। एक बात और, वो ये है कि सॉरी, आई मिस द पॉइंट देयर। इनको मतलब, हाँ जी, सॉरी, कैरी ऑन। बोलिए, अगर आपको दिमाग में आ गया, ध्यान आ गया, क्या पॉइंट आप कह रहे थे तो बोल लीजिए। लेकिन आप खुल के ये कह रहे हैं वहां से बैठकर कि अमेरिका ने ये भिड़ंत कराई है। अंजना जी, आप कहीं भी देख लीजिए, वियतनाम से शुरू कीजिए 1960s में, किसने शुरू किया? अमेरिका ने। लेबनान में किसने किया? बगदाद में किसने किया? लीबिया में किसने किया? जहां भी आप देखो अमेरिका का हाथ होता है। सबसे आगे यही आग लगा के फिर बोल देते हैं अच्छा हम समझौता कर लेंगे। ये नॉन फैक्ट है। हर जगह पे अमेरिका ही जाता है और आग लगाता है। तस्वीरें दिखा रहे हैं अमेरिका जो हथियार और बख्तरबंद जीप्स वगैरह भेज रहा है, ये सब प्लेन पर सवार होकर ये खेप पा रही है हथियारों की वहां से। उनका बिजनेस है, वो जहां भी लड़ाई होती है पूरा बिजनेस। अभी देखिए अफगानिस्तान में जितना असला था वहां छोड़ के आ गए। क्या नहीं उठा सकते थे? क्यों छोड़ दिया वहां? उनके लिए छोड़ दिया, भी आपको जो करना है आप करो, फिर बाद में हम आएंगे, हम आपके साथ लड़ाई करेंगे, हम इसको ब्लेम करेंगे, उसको ब्लेम करेंगे। लेकिन उनको हथियार दे दिए हैं, करोड़ों के अरबों के डॉलर के हथियार अफगानिस्तान में छोड़ के भागे ये लोग। क्यों? ऐसे करने की क्या जरूरत थी? इट्स ऑल प्लान्ड स्ट्रेटेजी ऑफ द वेस्ट। आई एम सॉरी, दिस इज द फैक्ट। जो नाम आप नहीं लेना चाह रहे थे दयाल साहब, उन्होंने ले लिया, उन्होंने सीधा अमेरिका कह दिया। अंजना जी, उस दिन भी मैं टीवी पे नाम नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि हमारे उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और भारत और उनकी दोस्ती है। आपके टेलीविजन चैनल पे हमें जब तक हमारे पास तथ्य नहीं हो गेस्ट वर्क पे नहीं लेना चाहिए। पर मेरी भी इनसे काफी सहमति है और उस दिन भी मैं यही बात बोल रहा था कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा प्लेयर है जिसने पूरा का पूरा ये नक्शा रच दिया है। और नेतन्याहू जो है, एक छोटी सी बात दूंगा,
देखिए आइडियोलॉजी नहीं खत्म होती, लेकिन जो अगर आप ग्राउंड लेवल पे, गाजा एक ऐसी जगह अगर आप ग्राउंड तो लेवल पे वही बता देना नेतन्याहू कि हम टॉप 100 कमांडर्स को मार रहे हैं, उसके बाद हम नहीं खत्म होती। नहीं, तो मैं यही पूछ रही हूँ कि नेतन्याहू का टारगेट क्या है, उनके लिए बदला का मतलब क्या है, एक डेफिनेशन तो होगा ना। हाफ गाजा एम्प्टी, बफर जोन हाफ गाजा, साउथ गाजा में सड़ो मरो पड़े रहो, दैट इज हिज स्ट्रेटजी। चलिए ठीक, सुधांशु जी, अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर आती हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले दिन 7 अक्टूबर को हमले के बाद कहा हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन फिर विदेश मंत्रालय ने भी साफ किया कि हम फ्री पैलेस्टीन के साथ हैं, कॉज के साथ है। वहीं पर प्रधानमंत्री ने भी पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से फोन पर बात की अस्पताल में हमले के बाद। जिस बिंदु से मैं शुरू करना चाहती हूँ वो ये कि अस्पताल पर एक रात पहले हमला होता है, अगले दिन जो बाइडेन वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद बाइडेन की जो बातचीत होनी थी जॉर्डन में, जॉर्डन प्रिंस के साथ, इजिप्ट के प्रेसिडेंट आने वाले थे, महमूद अब्बास पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट आने वाले थे, उसको जॉर्डन कैंसिल कर देता है, बोलता है कोई बातचीत नहीं होगी। महमूद अब्बास कहते हैं हमें अमेरिका से बात ही नहीं करनी है। पैलेस्टीन ने यहां तक कह दिया, हमास ने, कि मिली भगत से अमेरिका और इजराइल ये कर रहे हैं। ऐसे में पीएम ने जब फोन किया, वो फोन भी मना कर दिया कि जो बाइडेन से फोन पे भी बात नहीं करेंगे महमूद अब्बास। पीएम ने उनसे बात की है। क्या भारत 2 कदम आगे बढ़कर समझौते की सूरत, या फिर किस तरह से इसको देख रहा है, क्योंकि ये कम से कम इंडिपेंडेंट प्लेयर के तौर पर सभी देश भारत को मान रहे हैं, महमूद अब्बास भी मान रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो कूटनीतिक दक्षता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति स्थापित की है, आप देखिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई में सिर्फ वो एकमात्र बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो दोनों से बात कर सकते हैं, पुतिन से भी बात कर सकते हैं, जेलेंस्की से भी। आप देखिए शी जिनपिंग बात करेंगे, पुतिन बात करेंगे, जेलेंस्की बात नहीं करेंगे, बाइडेन बात करेंगे तो जेलेंस्की बात करेंगे, वो नहीं। वही स्थिति यहाँ है। आप सोचिए, पैलेस्टीन के राष्ट्रपति से भी बातचीत और नेतन्याहू से भी बातचीत। दुनिया के बड़े देशों में बहुत कम की ऐसी स्थिति, और दोनों लोग आपसे सम्मान से और विश्वास से बात करें, ये इंपॉर्टेंट बात है। दबाव में नहीं। भारत का कोई ऐसा दबदबा नहीं है कि साहब आप हमसे हथियार खरीद रहे हैं तो आपको हमारी गरज है वगैरह वगैरह। इसका मतलब भारत के प्रति एक विश्वास है जो हमने स्थापित किया है। हाँ, यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी जो विशंबर दयाल जी ने बात कही, इंटेलिजेंस फेल्योर है, और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेल्योर है। अब इससे पहले जो कुछ चल रहा था इजराइल के अंदर, आंदोलन चल रहे थे, जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अब उस कारण से सरकार की लापरवाही है या इस ढंग की घटनाओं से देश का नुकसान होता है, ये एक एनालिसिस करने का विषय है। कि जिसको आपको लगता है कि आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे सरकार लापरवाह हो जाती है या क्या होता है, वो एक अलग विषय है। एंड गेम की जो आपने बात कही, मैं बताऊं क्या है। जब एंड गेम दूसरी साइड ये माने कि मुझे इस मुल्क या एक कौम का नामो निशान मिटा देना है, देखिए उधर से एंड गेम ये यहूदियों का नामो निशान मिटा देना है, इजराइल का नामो निशान मिटा देना है, तो नेतन्याहू का प्लान है उस एंड गेम को ब्लॉक कर देना। और जो इजराइल पिछले 70 सालों में करने में कामयाब रहा, 48 में बनने के बाद स्थिति आई कि 3rd अरब इजराइल वॉर के बाद उसने अपने एरिया का 7 गुना कब्जा कर लिया था। फिर इजिप्ट ने उसको मान्यता दी, सिनाई डिजर्ट वापस किया। वो एंड गेम को एक स्टेज आगे लाने में सफल रहा कैंप डेविड एकॉर्ड के बाद। अब वो एंड गेम, जैसा कि अभी विशंबर दयाल जी ने कहा, हो सकता है उसका एंड गेम ये हो कि गाजा के एक हिस्से को वो खाली करवा ले और फिर दूसरा गाजा, और कौन किसके पीछे है तो मैं नहीं कह सकता। अपेरेंटली थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि अमेरिका अब्राहम एकॉर्ड कराने वाला था, उस समय ये काम करवाए, थोड़ा मुश्किल सा लगता है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, ये ईरान का हाथ है, चीन का हाथ है, या अमेरिका का हाथ है, या रूस का हाथ है। मगर इससे एक बात तो बहुत साफ है, अगर जो बात अभी यूके के आपके सांसद कह रहे थे, तो भाई तो इस्लामिक वर्ल्ड को समझना चाहिए कि तुम किस किस के मोहरे बन रहे हो। ये भैया मजहबी जिहाद है या तुम्हारा एक फसाद है जिसमें तुम जाके फंस गए हो। इसको उन्हें समझने की आवश्यकता है। और मैं इसको ऑन द एक डिफरेंट नोट पे कहूंगा। आपको याद हो, हमारे केरल के गवर्नर आरिफ साहब ने एक बार एक कोट किया था कि राजीव गांधी जी के समय में उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने एक बात बोली थी शाबानो केस के रेफरेंस में कि तुम क्यों मुसलमानों के इस मामले में पढ़ना चाहते हो। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है ये रिग्रेसिव है। तो वर्ड कोट अनकोट उनका ये था कि मुस्लिम अगर गटर में पड़े रहना चाहते तो उन्हें पड़े रहने दो ना, तुम क्यों उठाने में लगे हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों से, अरे आप समझो भाई, ये लोग सब मिलके आपको गटर में तो नहीं डालना चाहते। और एक और लाइन कह दूं, इजराइल ने तो 75 साल में अपने को इतना डेवलप कर लिया कि उसने आयरन डोम
मिसाइल कंट्रोल सिस्टम बना लिया मिसाइल को ट्रैप करने के लिए, और आप जो हैं पानी के पाइप से मिसाइल बना रहे हैं जनाब। अरे सोचिए ना, आप गटर के पानी के पाइप से मिसाइल बनाने में लगे हुए हैं। वो मिसाइल का आयरन ड्रोम बना रहा है जिसको दुनिया के बड़े बड़े देश, जैसे आपने यूरोप का, अरे यूरोप वालों की गरज है कि उससे खरीदे सोफिस्टिकेटेड में। तो मेरे भाई 75 साल की मैं फिर कह रहा हूं, ये मजहबी उन्माद के मकड़ जाल से तुम्हें क्या हासिल हुआ, और अगले 20-25 साल के बाद पेट्रोलियम का पैसा भी खत्म होगा, तो मुस्तकबिल क्या है जरा गौर से देखो, थोड़ी दानिश्वरी से देखो, थोड़ी दानिशमंदी से देखो, तो ज्यादा बेहतर नजर आएगा। मेरा ये विचार है। ठीक है जनरल दयाल। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर दुनिया जिस तरह से आज अशांति में है और यूएन की कोई से नहीं बची है और सब कहीं ना कहीं वो ले रहे हैं, भारत एक ऐसा मुल्क है, ये बुद्ध और गांधी का मुल्क है, अगर कहीं पीस स्टार्ट हो सकती है तो यहां से पीस इनिशिएटिव स्टार्ट हो सकता है। अगर हम न्यूट्रल रहें और हम पीस इनिशिएटिव लें तो बहुत मुल्क हैं ऐसे, ब्राजील है, बहुत कंट्रीज हैं जो हमारे साथ, साउथ अफ्रीका है, जो शायद हमारी इस मुहिम में ज्वाइन करें, बिकॉज दुनिया को शांति चाहिए वरना अनर्थ होएगा। दूसरी बात देखिए, नेतन्याहू का आप एक बेसिक कैरेक्टर देखिएगा, और उसका बेसिक कैरेक्टर यह है कि डिस्ट्रॉय एज, मतलब वो तो एक्शन वर्सेस रिएक्शन नहीं करते, वो तो 5 टाइम्स रिएक्शन करते। अगर उन्होंने कुछ किया है तो अगर आप इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस पहुंच जाओगे। और कोई भी जो अरब कंट्रीज है ना, वो कोई फिजिकल हेल्प नहीं करती हैं, वो कोई एड नहीं देती हैं, वो कोई, उनके पास कुछ दम नहीं है। सीरिया में क्या है, तो बॉर्डर नहीं खोल रही, इजिप्ट बॉर्डर नहीं खोल रहा, बिकॉज इजिप्ट में अगर चले गए तो ये आप देखो ना, एक चीज मानता है ये कंट्रीज, आप उनकी बात समझो, जहां गए हैं एक्सेप्ट बांग्लादेशी रिफ्यूजीज इन 1971, जो भारत को फख्र से कहना चाहिए, जो वापस बांग्लादेश चले गए, आज तक रिफ्यूजी जहां हैं वहां से वापस नहीं गए दुनिया में। आज तक हम इतना बड़ा मुल्क है, जम्मू से अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को श्रीनगर नहीं भेज पाए हैं। ये हकीकत है। इजराइल ये जानता है, इजिप्ट, ये जॉर्डन जानता है कि ये आगे तो फिर बस गए, यहां से कोई वापस नहीं जाएगा। जनरल सिवाच। देखो, ये इसमें कोई शक नहीं अंजना, ये सच्चाई है, ये विडंबना है कि मुस्लिम वर्ल्ड वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करता है, मगर आज वो पैलेस्टाइन के कोई हेल्प करने को तैयार नहीं। रफा अभी जो बॉर्डर है इजिप्ट के साथ, वो खुला नहीं, इंटरनेशनल एड नहीं आई। और ये सच्चाई है कि आज ये डरते हैं कि कहीं ना कहीं पैलेस्टीन उधर आ गए तो फिर ये वापस नहीं जाएंगे। मगर ये तो सच्चाई है कि कोई भी एड देने को तैयार नहीं, कोई मदद नहीं करने को तैयार है, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान थे, चाहे ये अभी पैलेस्टाइन। वाकई ट्रेजेडी है, ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में मुस्लिम वर्ल्ड आगे आना चाहिए, उनको एड देनी चाहिए, उनको अपने दरवाजे खोल देने चाहिए, पर ये नहीं होगा। और ये सच्चाई है कि अब ये ट्रेजेडी का क्या होगा, क्या ह्यूमन ट्रेजेडी है। जब लड़ाई होगी और अभी स्टार्ट है और ग्राउंड अटैक होगा, कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। और ये सोचना कि इजराइल बड़ी जल्दी जीत लेगा, ये भी एक मुझे लगता है गलतफहमी है, क्योंकि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, ये टनल डिफेंसेस की है, तो इजराइल को भी बहुत नुकसान होगा। मगर इसके अंदर जो सिविलियंस हैं पैलेस्टीनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ी दुख की बात है। जब बात आती है कि इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर जंप मारना कि शायद अमेरिका, क्योंकि ऐसा लगता नहीं। अब्राहम अकॉर्ड किया, उसको सब फायदा I2 U2, अगर यहाँ पीस आती है, यहाँ इकोनॉमी बढ़ती है, भारत मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनता है, तो यहाँ का मापदंड बदलता है और अमेरिका को उसका बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, 10 साल में जो ऑयल है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके अल्टरनेटिव आ जाएंगे। तो ऐसे में ये एक मार्केट आ रही थी। मुझे लगता है ये रूस और चीन के फायदे में नहीं था। चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके बरखिलाफ है ये भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। और कहीं ना कहीं रूस को इसका ये फायदा है कि अब जो फोकस था रूस यूक्रेन वार में, कहीं ना कहीं ये फोकस अभी शिफ्ट इजराइल हमास लड़ाई पे हो जाएगा, जो उसको थोड़ा सा फायदा है। पर मैं यही कहूंगा कि आज की तारीख में लड़ाई ये लंबी चलेगी, इसके अंदर हिजबुल्लाह इमीडिएटली जम मारेगा, ईरान कोशिश करेगा, मगर जिस प्रकार से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मेडिटेरियन सी में अमेरिका ने लगाए हैं, इससे मुझे लगता है ईरान नहीं करेगा। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लगता कि ईरान इसके अंदर आएगा, मगर ये लड़ाई लंबी चली, क्या होगा कैसे होगा इसको एक प्रकार प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। मगर ये एक सच्चाई है, इसके अंदर बहुत कैजुअलिटी होने वाली है। और होस्टेजेस का क्या होगा। सुधांशु जी एक पॉइंट कह रहे हैं। मैं इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस देना चाहता हूं, राजनीतिक दृष्टि से अलग हटके। देखिए, जो इस्लामिक ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है वो कितना यथार्थ है समझिए। पाकिस्तान बना इस्लामिक ब्रदरहुड पे 25 साल में टूट गया,
और आज वहां लड़ाई हो रही है। ये जो अरब वर्ल्ड है, ये भारत से जनसंख्या में कम है टोटल मिला के। हम एक राष्ट्र के रूप में बचे हैं, ये भी एक राष्ट्र था। उमैयद खलीफत, अब्बासी खलीफत, रशीदन खलीफत के जमाने में ये सब एक राष्ट्र थे। आज क्यों नहीं एक राष्ट्र रह पाए? इनके भी पास एक जमाने में बहुत नॉलेज थी। बैतुल हिकमत बगदाद का कारण जानते क्या हो गया? लड़ाई में ज्यादा पड़ गए। जब लड़ाई की प्रवृत्ति हो जाती है तो पढ़ाई की मानसिकता खत्म हो जाती है और उसके बाद बर्बादी की इबारत लिख दी जाती है। मिलिट्री पावर नहीं है, तो मैं इसीलिए ईरान को छोड़ के इनके पास मैं इसीलिए सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो अपनी जगह है। इस्लामिक वर्ल्ड के जो आलिम फाजिल हैं वो समझे कि पूरी दुनिया में ये जो तबाही का मंजर दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, और भारत के लोगों के अंदर जो टैलेंट है वो अपना संभाल के रखें और कंस्ट्रक्टिव योगदान दें। उसी लड़ाई में न पड़े, पढ़ाई पे ध्यान दें, लड़ाई पे कम ध्यान दें। आप कह रहे थे ईरान था अरब वर्ल्ड में। अंजना जी, हकीकत ये है कि ईरान को छोड़ के किसी के पास ऑफेंसिव पावर नहीं है, ऑफेंसिव मिलिट्री पावर नहीं है। सिर्फ इतनी मिलिट्री पावर है कि अपना डिफेंस कर सके। तभी तो अमेरिका की तरफ डिपेंडेंट थे। इनके पास सब पैसा होता हुआ, मॉडर्नाइजेशन होता हुआ, इनके पास कोई सोल्जर नहीं है। जो इनकी ईरान, इराक दो पावरफुल कंट्री, सऊदी अरेबिया हो तो, यूएई हो तो, ये तमाम देश, तमाम देश। हाँ, ईरान का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने कैसे बर्बाद किया था? देखिए, टेक्नोलॉजी के द्वारा उसने उसको ऐसा परवेजिव कर दिया कि महीनों तक उनका रिएक्टर गलत रीडिंग देता रहा और वो तबाह हो गया। सोचिए टेक्नोलॉजी क्या करती है। सीरिया को 2007 में एटम बम बनाने नहीं दिया, 81 में इराक को नहीं बनाने दिया, अभी ईरान को नहीं बनाने दिया। इसीलिए मैंने कहा टेक्नोलॉजी का जमाना है, लड़ाई का जमाना नहीं है। भावना में मत बहो, बुद्धि से सोचो। ठीक है पांडे साहब, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो ध्रुवीकरण हो रहा है धार्मिक आधार पर, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आने वाले समय के लिए अगर अरब देश सब एक साथ होते हैं, लगभग 57 देशों ने कहा है कि वो हमास के साथ हैं, तो ये एक सूचना देता है पूरे विश्व को कि अब आगे और भी अत्याचार के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि कोई भी लॉजिक नहीं लगा रहा है। 57 देशों ने ये नहीं कहा है सर कि वो हमास के साथ है, वो फिलिस्तीन के साथ है। यही तो वर्ल्ड को डिफरेंशिएट करना है हमास और फिलिस्तीन के बीच में। क्योंकि आप देखिए, सऊदी अरब अभी भी बहुत सोच समझ के बयान दे रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आम लोगों पर हमले रुकने चाहिए। हमास को तो उन्होंने भी बैन किया हुआ है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। केवल 31% फलस्तीनी जो है हमास के समर्थक हैं। हाँ। बाकी सब उनके विरोधी हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर बन के आ रही है वो केवल हमास की वजह से आ रही है। जो फलस्तीनी गाजा पट्टी में हैं उनको क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि वो जो एलिमेंट है वो इतना एक्टिव हो चुका है कि वो उनके नियंत्रण के बाहर है। और निश्चित रूप से जैसा कि बार बार ये उदित किया जा रहा है कि उनके पीछे कोई और एलिमेंट है। क्या वो एलिमेंट का जो एजेंडा है, जो हिडन एजेंडा है, जब तक वो सामने नहीं आएगा उसको प्रयास ही किया जाएगा समझने का, तब तक उसका विरोध कैसे करेंगे आप? क्योंकि ध्रुवीकरण ये बनता रहेगा। ये इतिहास है। इतिहास में क्या हुआ हम उससे सीख नहीं रहे हैं, दुर्भाग्य ये है। और जिस प्रकार से अमेरिका जो है सहायता कर रहा है, इजराइल की हथियार दिया जा रहे हैं, उसी प्रकार से जो लड़ाई इतनी लंबी सोची आप खिंच गई, 15 दिन से ऊपर होने वाले हैं और उनको सभी जो अभी तक उनके रॉकेट आ रहे हैं, तो ये बताता है कि एक सोची समझी नीति के अनुसार हमास ने यह हमला किया और वो विभत्सिका जो दिखाई गई वो निश्चित रूप से अमानवीय थी। आगे किस प्रकार से इसको नियंत्रण किया जाएगा, इसके पर निश्चित रूप से बहुत गहन विचार की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे हम चर्चा करके किसी तरह हम जा नहीं रहे, हाँ। दिशाहीन है। हाँ। जरूरी है कि हम इस पर सब लोग एक साथ बैठ के सोचें कि किस प्रकार हल करें। संवाद के अलावा कोई और तरीका हो नहीं सकता। आगे की जो दिशा है वो सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू तय कर रहे हैं, एक व्यक्ति और एक देश। और इसीलिए अगर उसमें खतरा भी दिख रहा है विश्व को, तो कौन क्या कर सकता है बहुत ज्यादा। जब जो बाइडेन जा रहे थे ये चर्चा चल रही थी कि ही विल आस्क वेरी टफ क्वेश्चंस ऑफ मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते मामला क्या हो गया है और कैसे हथियार पहुंच रहे हैं अमेरिका की तरफ से, वो भी विश्व देख रहा है। बहरहाल